हेलो बच्चों, आज हम लोग 11th क्लास के फिजिक्स में ग्रेविटेशन का लेक्चर नंबर 10 पढ़ने जा रहे हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे उपग्रह का कक्षीय वेग क्या होता है और पृथ्वी के परितः चक्कर लगाने वाले उपग्रह कक्षीय वेग कैसे ज्ञात करेंगे और उसका परिक्रमा काल कैसे ज्ञात करेंगे। ये सब चीजें आज हम लोग पढ़ेंगे। तो बात हम लोग करेंगे पहले कि इसकी डिफिनीशन क्या होगी, यानी परिभाषा क्या होगी कक्षीय वेग की। तो कक्षीय वेग को इंग्लिश में कहा जाता है ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक है। और इसको डिफिनीशन इस प्रकार से लिख सकते हैं कि ये पता है कि सभी उपग्रह ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तो जिस वेग से चक्कर लगाते हैं उसको हम लोग उपग्रह का कक्षीय वेग कहते हैं। तो डिफिनीशन बहुत सिंपल से लिख सकते हैं, हमने लिख रखा है ताकि वीडियो बहुत लंबा ना हो और आपके नोट्स भी बन जाए। अपनी भाषा में इसको बनाएंगे तो सो बेटर होगा। तो डिफिनीशन लिखे, किसी उपग्रह कोई उपग्रह अपनी कक्षा के परितः जिस वेग से चक्कर लगाते हैं उसे उस उपग्रह का कक्षीय वेग कहते हैं। इसे वीओ यानी वी नॉट कह सकते हैं इसको, या वीओ का मतलब ऑर्बिटल वेलोसिटी से मतलब है, से प्रदर्शित करते हैं। इसका सिंबल है वीओ। अब हम ये तो डिफिनीशन हो गई। डिफिनीशन का मतलब हो गया कि जैसे अगर हम कोई भी उपग्रह है वो ग्रह के चारों, तो ग्रह हम यहाँ पर पृथ्वी मानेंगे, ठीक है ना। ये लेकिन डिफिनीशन ये सभी उपग्रहों के लिए, चाहे पृथ्वी का उपग्रह हो, चाहे मंगल का उपग्रह हो, चाहे बृहस्पति का हो, चाहे शनि का हो, सबके लिए डिफिनीशन ये लागू होती है। लेकिन डेरिवेशन जो करेंगे उपग्रह कक्षीय वेग का, वो हम पृथ्वी के परितः चक्कर लगाने वाले उपग्रह कक्षीय वेग ज्ञात करेंगे, वो हमारे सिलेबस में है। तो ये मान लेते हैं जैसे ये पृथ्वी है जिसका द्रव्यमान है एमई और इसकी त्रिज्या है आरई, और इसके परितः ये कोई उपग्रह है सॉरी, और ये उपग्रह है जिसका द्रव्यमान है m, और ये इसके चारों ओर यानी इसके परितः कक्षीय वेग v नॉट से घूम रहा है, और जिसकी त्रिज्या हम मान लेंगे, त्रिज्या इसकी मान लेते हैं टोटल है r, सेंटर से डिस्टेंस है यहां तक की r, और ये रेडियस आप यहां पर लिख सकते हैं, ये है रेडियस r ही पृथ्वी की, ठीक है। सेंटर से r दूरी पर एक उपग्रह चक्कर लगा रहा है, इसका कक्षीय वेग कितना होगा ये ज्ञात करना है। तो हेडिंग लगाएंगे आगे, पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग, जिस वेग चक्कर लगाएगा उसको कक्षीय वेग कहा जाएगा। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसकी भाषा आपको लिखनी है एग्जाम में। कैसे लिखेंगे, बहुत सिंपल है। पहले पृथ्वी के बारे में लिख लो, माना पृथ्वी का द्रव्यमान एम था, त्रिज्या आर है। पृथ्वी के परितः यंत्र विमान का एक उपग्रह आर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर कक्षीय वेग v से चक्कर लगा रहा है। ये जो चक्कर लगा रहा है उसके बारे में हमने लिख लिया। अब यहां से मेन आपको कौन सा समझना है, यहां से मतलब यह है कि अगर कोई भी पिंड या कोई भी वस्तु किसी वृत्तीय पथ पर घूम रही है तो उसको घुमाने के लिए एक बल कार्य करता है, इसको हम लोग कहते हैं अपकेंद्र बल, और इस बल के बिना तो वृत्तीय गति संभव नहीं है। तो जब उपग्रह वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगा रहा है, इसका मतलब इसको भी एक अपकेंद्र बल की आवश्यकता होगी। अपकेंद्र बल का सूत्र पता है, mv²/r होता है। जिस वेग चक्कर लगा रहा है वो वेग यहाँ v नॉट है तो v नॉट हो जाएगा v की जगह, और द्रव्यमान उसका कितना, उसका उस पथ की त्रिज्या है, तो mv²/r। ये अपकेंद्र बल कहां से प्राप्त होगा, क्योंकि बिना अपकेंद्र बल के वृत्तिगत संभव नहीं है। अपकेंद्र बल किसी न किसी बल से प्राप्त होता है, घर्षण बल से, गुरुत्वाकर्षण बल से, चुंबकीय बल से, विद्युत बल से, कोई बल से प्राप्त हो सकता है। तो यहाँ पर पृथ्वी और ग्रह के बीच पृथ्वी और उपग्रह के बीच कौन सा बल कार्य करेगा, ये हमको पता है कि पृथ्वी और उपग्रह के बीच जो बल कार्य करता है इसको हम लोग कहते हैं गुरुत्वीय बल, ठीक है। तो गुरुत्वीय बल कितना होगा, अगर पृथ्वी का द्रव्यमान m है और उपग्रह का द्रव्यमान m है तो कितना गुरुत्व बल होगा, Gm/r²। ये न्यूटन गुरुत्वाकर्षण नियम से ज्ञात कर लेंगे, और उससे जो गुरुत्व बल आएगा जिसको गुरुत्वाकर्षण बल भी कह सकते हैं, वो गुरुत्वाकर्षण बल से ही हमको अपकेंद्र बल प्राप्त होगा। तो इस बात को आपको मुख्यतः लिखनी है कि वृत्तीय पथ पर घूमने के लिए आवश्यक केंद्र बल mv²/r पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाए गए गुरुत्वीय बल या गुरुत्वाकर्षण बल Gm/r² से प्राप्त होता है। इस बात को हम जरा मैथमेटिकल फॉर्म में लिखे तो क्या लिखा जाएगा, mv²/r Gm/r²। यहां से देखो m से m
मर गया, आर स्क्वायर इसकी घात भी मर गई, जो बचेगा उसको लिखो वी नॉट स्क्वायर इक्वल टू क्या बचा, इधर वी नॉट स्क्वायर बचा, इधर बचा GME अपॉन आर, ये बचा। या वी नॉट इक्वल टू लिख सकते हैं इसको इक्वल टू अंडर रूट GME अपॉन आर। ये कच्छी वेग का फार्मूला होता है अगर कोई उपग्रह पृथ्वी के केंद्र से r दूरी पर परिक्रमण कर रहा हो तो। इस सूत्र बिल्कुल याद रखना है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए यहां तक। उसके बाद जरा इसके रूप हम चेंज कर सकते हैं कि केंद्र से न पता होकर के ऊंचाई से पता है तो कितना, अब के इसका ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी होगी, इसकी कच्छी वेग का मान कितना होगा, इसको नोट कर लो, पहले नोट कर लिया। अगर इसी को हम इसका रूप चेंज करना है तो मान लेते हैं ये सेंटर से दूरी r नहीं पता, हमको पता है सतह से कितनी ऊंचाई पर चक्कर लगा रहा है, तो सेंटर से दूरी कितनी हो जाएगी, इसका रूप चेंज कर सकते हैं। तो कंडीशन लगा दो, यदि उपग्रह पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर चक्कर लगा रहा है तो उपग्रह का कच्छी वेग कितना होगा, वी नॉट इक्वल टू, अब आर की जगह क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट GME, और आर की जगह लिखा जा सकता है RE प्लस H। क्यों, क्योंकि R की जगह हम लोग RE प्लस H लिखा जा सकता है। डिस्टेंस कितनी होगी सेंटर से, RE प्लस H, वो R के बराबर हो जाएगा अगर सेंटर से ऊंचाई अगर मान लेते हैं तो। ये भी फार्मूला है हमारा कच्छी वेग का, इसको डालें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कितना कर सकते हैं, एक इसका रूप और चेंज कर सकते हैं, जानते हैं क्योंकि एक फार्मूला पढ़ चुके हैं, GRE स्क्वायर इक्वल टू होता है GME। स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच रिलेशन का फार्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कई बार हम लोग यूज करते हैं इस चैप्टर में। तो GRE स्क्वायर टू GME, तो जहां GME लिखा है उसके GRE स्क्वायर लगा दो, इसलिए V नॉट का मान कितना हो जाएगा, अंडर रूट GRE स्क्वायर अपान RE प्लस H। ये भी कच्छी वेग का फार्मूला है, इसको क्वेश्चन नंबर आप डाल सकते हैं थर्ड। ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो क्वेश्चन आए हैं सारे कच्छी वेग के फार्मूले हैं, और इस फार्मूले से जो निष्कर्ष निकलता है जरा उसको भी समझ लें हम लोग। हल निकालना आसान है, इसको जो पॉइंट वाइज हम इसके निष्कर्ष बताएंगे वो निष्कर्ष आपको समझना है और याद भी रखना है। मतलब इसका ये है कि इस तीनों फार्मूले से एक फार्मूला जो क्या निकला था, V नॉट इक्वल टू अंडर रूट GME अपॉन R, ये फार्मूला समीकरण नंबर 1 में था, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 3। इन तीनों फार्मूले से ये देखो स्पष्ट हो रहा है कि जो कच्छी वेग है वो उपग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। कहीं देखो स्मॉल m नहीं आया, जो इस उपग्रह का द्रव्यमान है, पृथ्वी का द्रव्यमान है, उपग्रह का द्रव्यमान नहीं है। इसका मतलब सिंपली निष्कर्ष निकलता है कि उपग्रह का कच्छी वेग V नॉट उपग्रह के द्रव्यमान स्मॉल m पर निर्भर नहीं करता है। एक बात नहीं क्लियर हो गई, ठीक है, यानी m पर निर्भर नहीं करेगा। सभी उपग्रह जो पृथ्वी
पृथ्वी से बराबर दूरी पर है, सबका कक्षीय वेग सेम होगा, ये बताता है। ऐसा नहीं कि सभी उपग्रह एक ही वेग चक्कर लगा रहे हैं, द्रव्यमान अलग अलग है तभी सभी डिपेंड। देखो द्रव्यमान निर्भर करता है लेकिन डिस्टेंस पर निर्भर करता है। जितनी दूर हो गए कक्षा मान लो उपग्रह यहाँ चक्कर लगा रहा है, तो जितनी दूर हो गया पृथ्वी से, जो दूर हो गया इसका मतलब है कि आर का मान बढ़ गया या ऊंचाई बढ़ गई पृथ्वी सतह से, तो V नॉट का मान क्या होगा, घट जाएगा। तो इसका मतलब ये बात आपको याद रखनी है। दूसरा निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं कि जो V नॉट का जो मान है, V नॉट का मान H पर, H मतलब पृथ्वी से, H का V नॉट का मान H पर निर्भर करता है अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, निर्भर करता है मतलब इसका अर्थात उपग्रह पृथ्वी के तल से जितना दूर होगा उसका कक्षीय वेग कम होता है। जैसे जैसे h का मान बढ़ेगा उसे V नॉट का मान क्या होगा, कम होगा। जो उपग्रह पृथ्वी तल से दूर होंगे उसका जो कक्षीय वेग होगा वो कम होगा, यानी धीरे धीरे चक्कर लगाएंगे। तो जितनी ज्यादा दूर होगा उसका कक्षीय वेग उतना ही कम होगा, यानी दूरी बढ़ने से कक्षीय वेग क्या होगा, घटता जाएगा। एक निष्कर्ष ये निकला। अगला जो निष्कर्ष है वो ये महत्वपूर्ण है कि अगर मान लेते हैं कोई उपग्रह पृथ्वी से बहुत दूर नहीं है, पृथ्वी तल के समीप चक्कर लगाता है, ठीक है, तो कंडीशन अगर इसमें लगाओ, यदि उपग्रह पृथ्वी तल के समीप, अति समीप कह सकते हैं, समीप चक्कर लगाता है, तो h की वैल्यू क्या होगी, जब पृथ्वी तक समीप होगा तो h का जो मान होगा वो पृथ्वी की त्रिज्या में बहुत कम होगा। इसका मतलब है कि h को मान लगभग क्या ले सकते हैं हम लोग, 0। तो ये बात जरा समीकरण नंबर 3 में ये बात लगाओ, ठीक है ना। ऊंचाई समीकरण नंबर 3 में जरा 0 करो, नोट कर लो यहां तक। तो समीकरण 3 से V नॉट यानी कक्षीय वेग कितना होगा, √GRE² बचेगा केवल, ये h तो 0 हो गया। ये शर्त है लेकिन तभी पॉसिबल है जब बहुत नजदीक चक्कर लगा। पृथ्वी की कितनी है, 6400 किलोमीटर, और 6400 की तुलना में ऊंचाई बहुत कम हो, कुछ 100 मीटर की ऊंचाई पर या कुछ किलोमीटर की ऊंचाई पर हो, ठीक है ना, तब हम कहेंगे कि वो बहुत नजदीक चक्कर लगा रहा है और उस समय हम इसकी वैल्यू 0 करेंगे। तब इससे देखो ये घात इसकी मर जाएगी, V नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा, √GRE। ये फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये कंडीशन है इस फार्मूले की। ये फार्मूला तभी यूज करेंगे जब वही उपग्रह पृथ्वी तल के समीप चक्कर लगा रहा हो तब, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और इसमें हम निकाल भी सकते हैं कि अगर कोई उपग्रह पृथ्वी तल के समीप चक्कर लगाएगा तो उसका कक्षीय वेग कितना होगा। तो अगर यहां पर लगा देते हैं G = 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और पृथ्वी की त्रिज्या का लगा दें 6.4 × 10⁶ मीटर, तो जो V नॉट का जो मान आता है सॉल्व करने पर 9.8 × 6.4 × 10⁶, इसको सॉल्व करोगे इसका मान लगभग निकल करके आता है 8 किलोमीटर प्रति सेकंड। अप्रॉक्स आता है 7.9 करके कुछ आएगा, तो उसको लगभग हम 8 मान लेते हैं, ठीक है। तो ये कक्षीय वेग का फार्मूला, कक्षीय वेग का मान
इतना होता है कौन से कक्षीय वेग का, कौन से उपग्रह का, जो पृथ्वी तल के समीप चक्कर लगा रहे होंगे। वरना अगर जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे कक्षीय वेग का मान घटेगा। ठीक है, ये बात थी हमारे कक्षीय वेग की, इसका याद रखना है। उसके बाद बेटे लगाएंगे उपग्रह का परिक्रमण काल क्या होता है, नोट कर लीजिए इसको। लगाएंगे उपग्रह का परिक्रमण काल, एंड टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। यानी एक परिक्रमण का मतलब क्या है, इसकी डिफिनेशन आप लिख सकते हैं कि परिक्रमण मतलब एक पूरा चक्कर लगाने में जितना समय लगता है। तो आप डिफिनेशन लिख सकते हैं, उपग्रह को अपनी कक्षा पर, उपग्रह को अपनी कक्षा में एक पूरा चक्कर लगाने में जितना समय, उपग्रह को अपनी कक्षा में एक पूरा चक्कर लगाने में जितना समय लगता है उसे उपग्रह का परिक्रमण काल इसको टाइम पीरियड, इसको सिंबल है इसका टी से, परिक्रमण काल कहते हैं। ये डिफिनेशन आप लिख सकते हैं इसकी। उपग्रह को अपनी कक्षा में, उपग्रह को अपनी कक्षा में एक पूरे चक्कर लगाने में जितना समय लगता है उसे उपग्रह का परिक्रमा काल कहते हैं। तो एक कक्षा इसकी ये है, मान लिया हमने, ठीक है ना, यानी आर त्रिज्या की कक्षा है उसकी, और उसमें उसका द्रव्यमान m है, कक्षीय वेग v0 है। ठीक है, तो उसका टाइम पीरियड निकालना है, ये यहां चले पूरे एक राउंड करे तो कितना समय लगेगा, उस समय को कहते हैं हम लोग परिक्रमा काल। ठीक है ना, टाइम पीरियड, या उसको परिक्रमा काल या आवर्त काल भी हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, तो इसका फार्मूला कैसे निकाला जाएगा, तो अब देखो एक चक्कर में समय निकालना, समय बराबर है दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी हो गई चक्कर में, जितनी उसकी परिधि होगी कक्षा की। तो परिक्रमण काल, उपग्रह का परिक्रमण काल, उपग्रह का परिक्रमण काल कितना लिखा जाएगा, t इक्वल टू कक्षा की परिधि। भाई एक चक्कर लगाएगा तो जितनी उसकी परिधि होगी उतना चलेगा वो, और किस वेग से चलेगा, जितना उसका कक्षीय वेग है। तो कक्षीय वेग यानी आप सिंपली सूत्र होगा, ये सूत्र किससे कौन सा बना है, समय बराबर दूरी बटे चाल से। तो दूरी कितनी चलेगा, परिधि के बराबर, चाल कितनी होगी, कक्षीय वेग के बराबर, कक्षीय वेग चक्कर लगा रहा है ये। अगर हम इसको सिंपल रूप में लिखा तो कक्षा की परिधि क्या लिखी जाएगी, 2 पाई r। अगर सेंटर से दूरी अगर r है तो परिधि होगी 2 पाई r, और कक्षीय वेग क्या लिखते हैं हम लोग, v0 से। तो 2 पाई r अपान v0, ये तो हो गया टाइम पीरियड का फार्मूला मेन। अब जरा ये चीज जानते हैं कि चूंकि v0 फार्मूला निकाल चुके हैं हम लोग, अंडर रूट GME बटे r, कक्षीय वेग का फार्मूला निकला है अभी। ये वैल्यू जरा यहां पर लगा दो तो कितना हो जाएगा, 2 पाई r, और इसको उल्टा करके लगाओ, r अपान GME, ये कर सकते हैं ऐसे, या इसको लिखा जा सकता है t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट r क्यूब अपान GME। ये कक्षीय वेग का फार्मूला होता है। कक्षीय वेग का ये फार्मूला, सॉरी कक्षीय वेग नहीं, परिक्रमण काल का, परिक्रमण काल का ये भी फार्मूला है, परिक्रमण काल का ये भी फार्मूला है। दोनों फार्मूले आपको दिमाग में रखने हैं, और इसके रूप जरा और भी चेंज कर सकते हैं, इसको जरा नोट करो पहले।
अगर स्थिर इसमें कंडीशन लगा देते हैं कि यदि उपग्रह पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर चक्कर लगाता है तो तब क्या लिखा जाएगा फार्मूला t इक्वल टू 2 पाई। अब अगर h ऊंचाई पर मान लें, इसको भी सेंटर से दूरी r मान रहे थे, अब तल से अगर h मान लें तो क्या चेंज आएगा? इसमें चेंज ये आएगा कि r की जगह आप लिख सकते हैं r e प्लस h, लिख सकते हैं ना, ये r e प्लस h त्रिज्या और पृथ्वी तल से ऊंचाई जोड़ दें तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी सेंटर से कितनी दूर होगा उपग्रह। तो इसको लिख सकते हैं अंडर रूट आर ई प्लस एच का होल क्यूब अपान जी एम। इसको डाल लेंगे इक्वेशन नंबर, अगला चला रहा उसी क्रम में, इसको आप इक्वेशन में चलो उसी क्रम में का नया नंबर डाल लेते हैं। ये परिक्रमण काल का फार्मूला का पहला समीकरण निकाल लिया हम लोगों ने, अलग समीकरण ये भी इसका इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। ये ऊंचाई के फार्मूला है। यहां से कुछ बातें आपको और डिस्कस करनी है। यदि उपग्रह पृथ्वी तल के समीप अगर हो, तल के समीप चक्कर लगाता है तो क्या होगा? जो h का जो मान होगा वो बहुत कम होगा पृथ्वी की तुलना के रिस्पेक्ट में। तो इसका मतलब है अगर तुलना रिस्पेक्ट 0 होगा अर्थात h का जो मान होगा वो लगभग 0 होगा। ये कंडीशन मान, यदि उपग्रह पृथ्वी तल के समीप चक्कर लगाता है तो क्या फार्मूला बन जाएगा, जरा ये देखो। स्पेशल कंडीशन है, मेन फार्मूला तो आपको निकल चुके हैं। ये स्पेशल कंडीशन में आपको ध्यान रखना है। तो क्या हो जाएगा? t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आर ई क्यूब अपान जी एम ई, ये फार्मूला निकल आएगा। इसका फिर और चेंज अगर कर लें हम लोग, आर ई क्यूब अपान जी एम ई, ठीक है। इसको जरा इक्वेशन में डालो सेकेंड। अब जरा इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और पढ़ते हैं और ये कंडीशन एक मानो कि यदि पृथ्वी का घनत्व रो है तो पृथ्वी घनत्व अगर रो है तो पृथ्वी का द्रव्यमान कैसे निकालेंगे हम लोग? पृथ्वी का द्रव्यमान, पृथ्वी का द्रव्यमान कैसे लिखेंगे हम लोग? एम ई बराबर द्रव्यमान का आयतन गुणते घनत्व। तो आयतन, पृथ्वी का आयतन कितना होगा? पृथ्वी का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। ये पृथ्वी का आयतन हो गया, आयतन गुणते घनत्व। ये हम लिख सकते हैं ना द्रव्यमान निकालने का। ये जरा एम की वैल्यू यहां लगाओ समीकरण नंबर 2 में, आप लिख सकते हो t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आर ई क्यूब अपान जी, और एम की जगह क्या लगाते हैं? 4/3 पाई आर ई क्यूब इंटू रो। अब देखो इससे आर ई क्यूब से आर ई क्यूब कट जाएगा, t इक्वल टू क्या बचेगा? t इक्वल टू बचेगा 2 पाई अंडर रूट 3, ये तो ऊपर चला जाएगा और तो ऊपर बचेगा नहीं, नीचे बच रहा है 4g और ये पाई और बच रहा और जो भी बच रहा है, ठीक है। ये बचा, इसको जरा और सॉल्व करो। कितना बचा? 2 पाई, या ऊपर कुछ नहीं बचा, नीचे वाला ऊपर चला गया 3, नीचे g बचा, 4 बचा, पाई बचा, रो बचा, ठीक है। अब जरा देखो 4 से इसको बाहर निकालोगे तो 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, चाहो तो इसे काट दो,
उसके बाद आप इसको पाई स्क्वायर वगैरह, पाई बाहर अंदर जाए पाई स्क्वायर जाएगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, टी इक्वल टू 3 अंडर रूट के अंदर रहेगा 3 पाई स्क्वायर अपॉन जी पाई रूट। इससे इस बार से ये बाहर मर जाएगी। टी इक्वल टू क्या बचेगा, अंडर रूट 3 पाई अपॉन जी रूट। ये भी आवर्त काल का फार्मूला होता है घनत्व के टर्म पर, ये ध्यान रखना है। फार्मूला किसका है, ये पृथ्वी तल के समीप चक्कर लगाने वाले उपग्रह का है टाइम पीरियड, लेकिन घनत्व के टर्म पर ये फार्मूला हम लोग लिख सकते हैं। स्पेशल कंडीशन है, पृथ्वी घनत्व रो है तो, ठीक है। बाकी समीकरण नंबर 1, 2 ये सब जो है परिक्रमा काल के फार्मूले, इसको नोट कर लो जरा। फिर एक स्पेशल कंडीशन और हम बताते हैं आपको। फिर इसमें एक डिस्कस हो सकता है पॉइंट पर, पॉइंट यह है कि यदि ये वाला फॉर्म लगा देते हैं, यदि GME स्क्वायर इक्वल टू GME अगर है तो समीकरण 2 से क्या लिख सकते हैं, आवर्त काल या परिक्रमा काल T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट RE क्यूब अपॉन GME क्या लगा सकते हैं हम लोग, GRE स्क्वायर। इस स्क्वायर से इसकी घात 3 खत्म हो जाएगी, क्या बचेगा, T इक्वल टू बचा 2 पाई अंडर रूट RE, ऊपर बचा नीचे बचेगा G। ये भी परिक्रमण काल का सूत्र है, और इसके पहले जो निकाला गया था T इक्वल टू अंडर रूट 3 पाई अपॉन लो G। ये भी परिक्रमण का सूत्र है, बस रूप दोनों के अलग अलग हैं और दोनों फार्मूले सेम, ठीक है। तो दोनों में अंतर कुछ नहीं है। ये भी परिक्रमा का सूत्र है जो उपग्रह के नज़दीक चक्कर लगा रहा है, और ये भी परिक्रमा का सूत्र है जो उपग्रह के नज़दीक चक्कर लगा रहा है। वो घनत्व के टर्म पर है और ये त्रिज्या के टर्म पर है, ठीक है ना। अगर हम वैल्यू यहाँ पर इस वाले फार्मूले, अगर RE का मान अगर हम लगा दे 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर, और G की वैल्यू अगर हम लगा देते 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो जो T का जो मान निकल करके आता है वो लगभग आता है 84.6 मिनट। तो ये क्लियर आपको रखना है कि जब कोई उपग्रह पृथ्वी तल के समीप चक्कर लगा रहा हो तो उसका परिक्रमण काल 84.6 मिनट होता है, लेकिन उसका जो कक्षीय वेग होता है वो होता है 8 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो इससे पता चल रहा है कि अगर किसी पिंड को कुछ 100 ऊंचाई पर ले जाकर के अगर उसको अगर 8 किलोमीटर प्रति सेकंड का अगर क्षैतिज वेग दे देते हैं, तो फिर वो परिक्रमा करने लगेगा पृथ्वी के, और उसका परिक्रमण काल होगा 84.6 मिनट। इस प्रकार से हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि परिक्रमण काल कितना होगा। फार्मूले आपको सारे याद रखने हैं, कॉन्सेप्ट सही तैयार करना है, तभी इसके न्यूमेरिकल आसानी से लग पाएंगे, और एग्जाम में किसी तरीके से प्रश्न आए आप उसका जवाब दे सकते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, और आज क्लास हम यही समाप्त करते हैं। पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।